Good morning to all of you once again in this accountancy class. Our chapter number 11. Chapter number 11, cash book, which was in progress. And yesterday we have made the discussion about the exercise number 7. हमने exercise number 7 शायद कल डिस्कस किया था, ठीक है, हाँ 7 हमने किया था. आज मैं जो 8A हम जो है वो exercise डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दी कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम. आल्सो प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज वेयर नेसेसरी. और जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो जहाँ पर आपको जरूरत पड़े. तो यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक हमने करनी है. तो लो जो हम डबल कॉलम कैश बुक हम शुरू करते हैं. ये हमारा डेट, फिर ये हमारे पास है जी पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में आपका वी नंबर यानी वोचर नंबर. उसके बाद में आपका एलएफ, एलएफ के बाद में आपके पास मिल जाएगा जी कैश, कैश के बाद में नेक्स्ट आपके पास आप कर लीजिए बैंक, और उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट हो गया आपका डेट, फिर आपका पर्टिकुलर, particulars. The next is that is voucher number. Next is LF, and next is cash, and next is बैंक. ये हमारे पास कॉलम्स हैं. ये कुछ जगह हम छोड़ देते हैं जनरल एंट्रीज के लिए, ठीक है. ये आपकी पेमेंट साइड है, पेमेंट्स हैं, और ये आपकी रिसीट्स हैं, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एंट्री से. कैश इन हैंड वो आपका 6200, ठीक है जी. तो ये आपका अप्रैल फर्स्ट, अप्रैल फर्स्ट. तो हो जाएगा टू बैलेंस बी डी. ये आपके पास में 6200. इसके बाद ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट उस साइड में जाएंगे आप. तो 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बी डी बैंक में जाएंगे. ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट आपके पास में 18,500. अगर आपका डेबिट बैलेंस होगा इस साइड यहीं लिख देते हैं हम इस कॉलम में, पर ये ओवरड्राफ्ट है तो उस साइड में जाएगा. रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे. हरी से चेक मिला और सेम डे बैंक में जमा करवा दिया, यानी रिसीट हो गई, और ये बैंक में रिसीट हो गई. तो 1300. और किससे मिला था चेक? हरी से, टू हरी. ये सेम डे मैंने बैंक में जमा करवा दिया. अगर जमा नहीं करवाते तो हम इसकी एंट्री नहीं करते यहाँ पर. देन देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग द एंट्री. नेक्स्ट इज रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम विनोद 3300. तो यहाँ पर आप देखिए कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद 3300 मीन्स नो इंडिकेशन ऑफ डिपॉजिट, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे. नेक्स्ट में करेक्ट फिफ्थ में कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिट टू बैंक. अब हमने बैंक में जमा करवाया है, तो यहाँ पर आपका बैंक में आ जाएगा नेक्स्ट डे की जो तारीख है वो यहाँ पर आ गया. और ये आपका जो है टू चेक इन हैंड, ये आपकी एंट्री बनेगी. और उधर जो जनरल एंट्री में आपको चेक मिला था, तो मिला था तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड डेबिट और टू विनोद. ये हमारी एंट्री बनती. और ये अमाउंट आपके पास है तो विनोद का वो था 3,300. इसकी एंट्री हमारी जो है यहाँ पर आपकी चली जाएगी
वो जर्नल के अंदर, क्योंकि आपकी इसके कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री नहीं होती, इसलिए नहीं। हाँ जी बोला माइक। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, माइक की आवाज़ कम आ रही क्या मेरी? अच्छा ऐसे पूछ रहे क्या, उसमें जो है रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, रिकॉर्डिंग उसमें टेढ़ी होती है, तो वो आपका कोई बच्चा अगर कल को देखना चाहे तो देख नहीं पाएंगे। उसका कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सोल्यूशन निकालने के बाद फिर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में हो सकती कि नहीं हो सकती। ठीक है ना, यहाँ तो आपको ठीक दिखाई देती है, पर वहाँ पर जब रिकॉर्डिंग होती है तो वो उसमें 8 या 9 तो पार्टिसिपेंट आते हैं, छोटा सा बोर्ड आता है, बोर्ड भी टेढ़ा आता है उसमें, मतलब यूँ जैसे आप देख रहे हैं ऐसा नहीं आता, उसमें यूँ आता है। तो वो फिर बच्चा अगर कर रिकॉर्डिंग देखे तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी। तो उसका भी कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अगर कोई सोल्यूशन मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट में करेंगे परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 20,000। हमने 20,000 का जो है वो पेमेंट कर दी, परचेज की थी, तो परचेज की तो यहाँ पर चेक से पेमेंट की है, तो आपने यहाँ पर 20,000 लिखा, और यहाँ पर आपने कर दिया क्यों पेमेंट की, क्योंकि आपने परचेज की थी, तो बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, आपने परचेज कर दिया 20,000 का, और यहाँ पर आप डैश लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या रखिए फिर फ्रेट पेड इन कैश, आपने कैश में फ्रेट पे कर दिया। ठीक है, तो कैश में आपने पेमेंट की 250, और यहाँ पर आप लिख दो बाय फ्रेट, बाय फ्रेट, और ये 250 हो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट आप क्या कहता है ये सोल्ड गुड्स इन कैश, आपका 12,220, आपने जो है कैश में माल बेचा है वो 12,220, तो कैश में माल बेचा तो ये आ जाएगा, रिसीट हो गई 12,220, और यहाँ पर हो गया टू सेल्स, आपने कैश में माल बेचा था, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आगे फिर सेम ऐसी एंट्री है, वो कहते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वो आपके 16,000 का, तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तो आपने 16,000 का माल जो है वो कैश में बेचा, तो यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर फिर लिख दो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, दोनों कोई सेम एंट्री रहेगी। उसके बाद करके सेल प्रोसीड ऑन 8 अप्रैल डिपॉजिट इनटू बैंक, जो 8 अप्रैल को जो की थी हमने, ये 16,000 वाली है, जो 16,000 वाली ये जो है 8 अप्रैल को की थी हमने, ये 8 अप्रैल वाली सेल बैंक में जमा करवा दी, यानी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, यानी बैंक में जमा कर दी 16,000 हमने यहाँ बैंक में जमा करवा दिए इस जगह पे, क्योंकि रिसीट हो गई बैंक में 16,000 से, और यहाँ पर जो है कहाँ चला गए टू कैश, टू कैश अकाउंट, बैंक का कॉलम है तो कैश अकाउंट से नाम आएगा टू कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री। अब आपने पेमेंट की थी कैश में से, तो यहाँ पर 16,000 हो जाएगा, और यहाँ पर कहाँ गए पैसे, बाय बैंक, बैंक में चले गए हैं। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बोला कि जो 9th जो एंट्री है उसके बारे में ये बोला है 9th वाली एंट्री में कि सेल प्रोसीड ऑन 8th अप्रैल डिपॉजिट इनटू बैंक, तो 8th अप्रैल को 16,000 की हुई थी, 16,000 की एंट्री होगी, 12,220 की नहीं होगी। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला 1,000, तो नेचुरली प्राइवेट यूज के लिए निकाला है 1,000, तो आपका ड्राइंग हो गई 1,000 की, और लिखोगे बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स आपकी होगी जी 1,000 की। ठीक है, और नेक्स्ट ये तो बाय चेक है ना, सॉरी बाय कैश ही था, और फिर कहता है कि विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज 5,000, तो यहाँ पर जो है चेक से विड्रॉ किया रुपया 5,000, तो यहाँ पर 5,000 आप लिखोगे, और यहाँ पर आपने लिख दिया बाय ड्राइंग, क्योंकि ये भी आपकी बात ड्राइंग की है, बाय ड्राइंग, और वो आपके 5,000 हो गए। नेक्स्ट पे आप आइए, नेक्स्ट में गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, हमने सुरेश से माल जो उधार पे खरीदा, तो यहाँ पर तो एंट्री नहीं होगी, जनरल में होगी, जनरल में एंट्री होगी तो क्या एंट्री हो जाएगी, सुरेश डेबिट ना परचेज डेबिट, परचेज इज डेबिट 2,500, और टू सुरेश 2,500, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश 2,500 आपकी हो जाएगी, क्योंकि जनरल एंट्री बन जाएगी, जनरल में चला जाएगा। पेड बाय सुरेश, पेड टू सुरेश बाय चेक, हमने सुरेश को पेमेंट कर दी चेक से, तो पेमेंट साइड में आ जाओ,
और यहाँ पर लिखो चेक से किया 2500 और ये हमने किसको दिया, बाय सुरेश, बाय सुरेश अकाउंट। हमने सुरेश को पेमेंट कर दिया 2500 बाय चेक हमने पेमेंट कर दी थी, ठीक है जी। इसके बाद में करें कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नोट बैंक्ड, हमने जो है चेक मिला था जैसे 3700 का, नोट बैंक्ड यानी उन्होंने बैंक में नहीं डाला, ठीक है, बैंक में नहीं डाला, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। तो हमें चेक मिला था तो जनरल एंट्री कर दो, चेक मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय 3700 क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकती तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, इसकी जनरल में कर दी। नेक्स्ट कह रहा है, इसी के बारे में बोल रहा है शायद, वो कहता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय इंडोर्स टू विजय, और जो चेक अजय से मिला था वो विजय को दे दिया। तो यहाँ पर तो कैश बुक पे असर नहीं, क्योंकि इंडोर्समेंट की एंट्री नहीं होती यहाँ, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, अजय वाला चेक मिला था विजय को दे दिया, तो इंडोर्स हमने कर दिया था, तो हमने जो है बैंक वाला चेक था वो दिया था, तो ये हो जाएगा विजय अकाउंट डेबिट, विजय डेबिट, और टू बैंक हमने चेक दे दिया था 3700, अजय वाला चेक विजय को दे दिया, तो हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, आपके जनरल प्रॉपर के अंदर इसकी एंट्री होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम महेश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने महेश से एक चेक मिला था 2700 का और वो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है, तो यानी रिसीट हो गई, और ये आपके पास में होगा 2700, और किससे पैसा मिला था, टू महेश, तो आप लिखेंगे टू महेश अकाउंट, तो आपने यहाँ पर जो है इसके अंदर रिसीट दिखा दी बाय चेक 2300, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आइए, नेक्स्ट में रखिए रिसीव्ड कैश 1000 एंड चेक है 1200 फॉर कैश सेल, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास में जो है कैश हमें मिला था 1000 रुपये, चेक मिला था हमें 1200 रुपये का, और वो सेल के लिए, तो टोटल मिला के 2200 की एंट्री हो गई। अब इसके बारे में हम देख लें कहीं आगे कोई रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रेम, ये नहीं है, और नोटिफाई द प्रेम चेक एडिशनल किशोर डायरेक्ट बैंक, अच्छा इसमें इसका लिए हुआ कि 24 के अंदर जो है हमारे पास में किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि चेक जमा हो गया, ठीक है, तो आपने माल बेचा तो कैश आ गया था 1000 और चेक आ गया था 1200, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मान लेते हैं कि सेम डे डिपॉजिट हो गया, और ये क्यों हुआ, टू सेल्स, ये पैसा क्यों आया, सेल्स अकाउंट से आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू सेल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आप आएँ, नेक्स्ट पे करें कि पेड इनटू बैंक 10,000, हमने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए, यानी कैश से निकाल के तो 10,000 रुपये जमा कराए, तो यहाँ पर रिसीट हो गई बैंक में, तो बैंक में तो हो गए जी 10,000, ठीक है, और 10,000 हो गए तो हमने यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये बैंक का कॉलम है तो यहाँ पर कैश है, अगर यहाँ कैश का कॉलम है तो यह बैंक आपका, और ये हो गई जी कॉन्ट्रा एंट्री। अब आपने बैंक के जमा करवाए तो नेचुरली कैश से पेमेंट होगी 10,000 की, तो यहाँ 10,000 हो गया, और यहाँ पर आप लिखेंगे बाय कैश था तो ये लिखेंगे बाय बैंक, ये कैश का कॉलम था तो यहाँ पर बैंक लिखा, यहाँ बैंक का कॉलम था तो कैश लिखा, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू बैंक इमीडिएटली, हमने चेक मिला था प्रेम से तो रिसीट हो गई और बैंक में भेज दिया, तो 4100 हो गया 150, और टू प्रेम अकाउंट, प्रेम से मिला था बैंक में जमा करवा दिया। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है कि प्रेम बैंक नोटिफाई दैट प्रेम चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज 20 ऑन दिस चेक, और बैंक ने इस पर चार्ज भी काट लिया, तो बैंक हमारे से पैसे लेगा तो पेमेंट हो गई, क्योंकि बैंक ने हमारे खाते में जमा कर दिए थे, तो बैंक का चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक हमारे से पैसे वापस ले लेगा, हमें पेमेंट करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, बाय प्रेम, ठीक है, बाय प्रेम अकाउंट, प्रेम के अकाउंट से करनी पड़ी, 4700 तो हुई, तो 20 आपके बैंक चार्जेज हो गए, हम उसको जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट किशोर डिपॉजिट डायरेक्टली इन आवर अकाउंट 3000, किशोर ने जो है हमारे अकाउंट में 3000 जमा करवा दिए, तो जमा करवा दी तो हमारी रीसीट हो गई, तो यहाँ पर 3000 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे टू किशोर, और किशोर ने हमारे अकाउंट में जमा करवा दी जी 3000 डायरेक्टली, हमें पता ही नहीं, हमारे खाते में पैसे डाल दिए, तो रिसीट तो हो ही गई, ठीक है। बैंक चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट 720,
बैंक ने हमारे से 60 रुपये तो बैंक चार्ज ले लिए, तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 60 रुपीज़ पे हो गए जी बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ले लिए बैंक ने। और 720 उसने ले लिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो ये पेमेंट हो गई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट, वो 750 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में कोई चीज़ बाकी इसमें नहीं है, नहीं तो हम टोटल कर लें। इसका टोटल करें तो मेरे पास जो फिगर हैं वो मेरे पास से बनती हैं, डेबिट साइड की टोटल करें तो 35,420, इसका टोटल करें तो यहाँ पर बनता है 35,420, 35,420। इसका टोटल करें बैंक का तो वो टोटल बनता है 41,650, 41,650 इसका ये बनता है। ठीक है, उस अगर टोटल देखें तो ये बनता है 27,250, 27,000। ठीक है जी, अब उसके बाद में आगे बातें करें। 27,250 हो गया, इसका करें तो ये टोटल 50,250, आवाज़ बीच में कॉल आ गई थी बेटा, उसने गड़बड़ कर दी शायद। ठीक है, दोबारा फिर मेरे को शुरू करना पड़ेगा इसको, ये कुछ एक डेढ़ शुरू हो जाती है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। मेरे को एक बार जो है दोबारा से फिनिश करना पड़ेगा इसको, मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, अब आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, अब आवाज़ आ गई आपको? ठीक है, किसी ने बीच में कॉल डाल दी थी, इस चक्कर में हो गई। हाँ जी, अब हमारे पास टोटल जो रिसीट हुई थी वो 35,420, और इधर हमारे पास में टोटल पेमेंट हुई थी 27,250। अब टोटल रुपए तो हमारे ये मिले, पेमेंट हमने वो कर दी, तो बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी। आप इसका बैलेंस निकाल लो, इसमें से वो अमाउंट घटा दो, तो हमारे पास में बचता है जी बाय बैलेंस सी डी 81,070, यानी 8170। ठीक है, इधर देखें तो हमारे पास में यहाँ पर जो टोटल ज़्यादा है 50,950, यहाँ पर हमारे पास में टोटल कम है, यानी रिसीट कम है, पेमेंट ज़्यादा हो गई, तो यानी डेफिसिट आ गया। तो इस साइड में आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, और टू बैलेंस सी डी आपके पास जो बनता है वो बनता है 9,300, 9,300। अब टोटल कर लो दोबारा से, तो ये तो आपका ये हो जाएगा 35,420, और ये आपके पास में जाएगा 50,950, और यहाँ पर आपका जो है वही बना 35,420, और ये हो गया 50,950, ये आपके पास में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप टोटल रिसीट निकाल लो, टोटल पेमेंट निकाल लो, फिर जो बचा बाय बैलेंस सी डी बचा, इस तरह का टोटल जो है आपने रिसीट निकाल लिया, टोटल पेमेंट निकाल ली, और आपका बैलेंस ये बचा, लास्ट में आपका बैलेंस दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत इसके बारे में आप क्वेश्चन में पूछ लें, मैं बताने को तैयार हूँ आपको। हाँ जी, अब इसमें देखो कि जनरल एंट्रीज जो थी आगे पेज पे जो 11.23 पे जनरल एंट्रीज देखो, तो जनरल एंट्री में मैंने लिखा चेक इन हैंड टू विनोद, उधर देखो, उधर मैंने क्या था वो चेक इन हैंड
टू विनोद, क्योंकि इसके अंदर कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है। अगली मैंने की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश 2400, क्योंकि उधार पे थी। ठीक है। अगले मैंने किया था कि चेक इन हैंड टू अजय। ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय जी से चेक मेरे पर जमा नहीं करवाया, वो चेक हमने आगे विजय को एंडोर्स कर दिया था। एंडोर्स होता है अपना चेक किसी दूसरे को दे देना, वो एंडोर्स कहलाता है। तो विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। तो वहाँ पर हमने विजय ने रिसीवर है और हमने बैंक चेक दे दिया उसको, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक ये आपके पास हो गया, या चेक इन हैंड। ठीक है। तो अब ये देखो कि ये चेक इन हैंड की जगह बैंक की जगह चेक इन हैंड भी लिखा जा सकता है। तो ये देखो कि आपकी जो यहाँ पर एंट्रीज कैश से रिलेट करती थे या बैंक से बिलोंग करती थी, वो तो हमने यहाँ पर कैश में कर दी। और वो एंट्रीज ऐसी थी जो यहाँ पर किसी से बिलोंग नहीं करती थी, तो वो हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, बल्कि हमने डायरेक्टली उसी के अंदर डाल दिया, यानी जनरल प्रॉपर्टी के अंदर हमने उसको डाल दिया। ठीक है जी। हाँ जी, कोई और पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछिए। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है तो फिर बाकी हम जो है कल करेंगे। 8th बी क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे, और उससे आगे फिर 8th और 9th दोनों हो जाएंगे हमारे कल। ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं।